मेरे पति काम की आड़ में 9 लड़कियां रखते थे। हर रात उन लड़कियों को बारी बारी बंद कमरे में लेकर जाते। जब कुछ घंटों बाद लड़कियां बाहर आती तो उनकी हालत बहुत खराब होती थी। पूरे शरीर पर चोट के निशान होते। एक दिन मैंने छुपकर देखा तो मेरा पति उन लड़कियों के कपड़ों में। मेरा नाम कविता है। अपने गरीब माँ बाप की मैं इकलौती संतान थी और मैं ही अपने माता पिता का सहारा थी। मैं ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई क्योंकि मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मुझे ज्यादा पढ़ा लिखा सके। इसका मुख्य कारण यही था कि अपनी बीमारी के चलते वह अपनी बीमारी का इलाज और हमारे घर के 2 टाइम का चूल्हा ही जला पाते थे, क्योंकि वह एक ऑटो रिक्शा चलाकर हमारे घर का गुजारा करते थे। लेकिन कक्षा 8 तक तो उन्होंने मुझे पढ़ा लिया था। उसके बाद जब पढ़ाई का खर्चा बढ़ने लगा तो वह मेरी पढ़ाई ना करवा सके। लेकिन इसी सब के बीच मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती थी कि उन्होंने मुझे जो संस्कार दिए थे वह तो शायद पढ़े लिखों में भी ना हो, क्योंकि मुझे सब बड़े छोटे का मान करना आता था और हमेशा ही एक सही रास्ते पर चलकर एक अच्छे इंसान बनने का मेरे अंदर जुनून था। आज तक मेरे माता पिता को मेरी वजह से कभी भी अपनी नज़र नहीं झुकानी पड़ी थी और मेरा यही दृढ़ निश्चय था कि आगे भी ना झुकानी पड़े। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मेरी उम्र 20 साल से ऊपर हो चुकी थी। अब मेरे माँ पापा को मेरी शादी का फिक्र सताने लगा, क्योंकि मेरे पिताजी को बीमारी होने की वजह से उन्हें फिक्र लगी रहती थी कि कहीं उन्हें कुछ हो गया तो सारी जिम्मेवारी मेरी माँ पर आ जाएगी, और वह इन सब चीज़ों से अभी वाकिफ भी नहीं है तो अकेले कैसे कर पाएगी। इसीलिए मेरे पिताजी ने कहा कि अब कविता के लिए कोई अच्छा घराना देखकर उसकी शादी कर दें, ताकि हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं। कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम पर किसी भी तरह का बोझ नहीं रहेगा। लेकिन मैं अपने माता पिता को छोड़कर कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे हर समय उनका ख्याल रहता था। मुझे पता था कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसीलिए मैं उनको उनके काम से हटाकर कुछ देर आराम करने को बोलती हूँ और उन्हें दवाई वगैरह देती हूँ और टाइम से खाना खिलाती हूँ। अगर मैं ससुराल चली गई तो पिताजी बिल्कुल लापरवाह हो जाएंगे, और वैसे भी मैं अपनी माँ पापा से दूर रह भी नहीं सकती थी। इसीलिए मैंने पिताजी से बोल दिया कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। मैं तो बस उम्र भर आप लोगों के साथ रहकर आप लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन वह लोग मेरी जिद कहाँ चलने दे रहे थे। एक दिन मेरे मामा जी हमारे घर पर आए। वह ऐसे ही यहाँ से गुजर रहे थे, इसलिए पिताजी का हाल चाल पूछने के लिए आ गए। तभी पिताजी ने मेरे रिश्ते के बारे में उनसे बात छेड़ी तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक रिश्ता तो मेरी नज़र में है। दरअसल मेरे बेटे का एक दोस्त है जो काफ़ी बड़े घराने से है। ज़मीन जायदाद भी ज़्यादा है और लड़का कमाता भी बहुत ज़्यादा है। एक लौता लड़का है, इसलिए सबका लाडला और संस्कारी है। और वैसे भी हमारे घर तो उसका आना जाना रहता है, क्योंकि वह मेरे बेटे कपिल का दोस्त जो है। अगर आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो मैं कविता बिटिया का रिश्ता उन लोगों के साथ बांट लूं। तभी मेरे पिताजी कहने लगे कि जिस प्रकार आप बोल रहे हो उस तरह से तो नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि वह लोग ठहरे ज़मीन जायदाद और महंगे घर वाले, और हम लोगों के पास तो कविता को देने के लिए कुछ भी नहीं है। दरअसल जब भी मैं कोई जमा पूंजी जोड़ता हूँ तो वह मेरी बीमारी के इलाज में लग जाती है। मेरे पास देने के लिए दहेज कुछ नहीं है, बस एक लड़की है। हाँ, लड़की संस्कारी है जो कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देगी। तभी मेरे मामा जी हंसने लगे और कहा कि वह तो मैं उन लोगों से बात कर लूँगा। अगर उन्हें दहेज वगैरह से आपत्ति ना हुई तो हम लोग कविता का रिश्ता कर देंगे। तभी मामा जी ने चाय नाश्ता किया और चले गए। 2 दिन बाद फिर से मामा घर पर आए और कहने लगे कि उन लोगों ने दहेज लेने से मना कर दिया है। उन लोगों को सिर्फ एक लड़की चाहिए और कल हमारी कविता को देखने के लिए आ रहे हैं। माँ पिताजी खुश हो गए, क्योंकि उन लोगों का हमेशा से ही एक सपना था कि जो गरीबी मैंने इस परिवार में देखी है वह आगे कभी ना देखूं, और अब तो उनका यह ख्वाब भी पूरा हो चुका था। अब मेरे लिए इतना बड़ा और अमीर ससुराल ढूंढकर वह लोग बहुत खुश हो गए।
वह बार बार मामा जी को धन्यवाद बोल रहे थे। खैर, दूसरे दिन लड़के वाले मुझे देखने के लिए आ गए। लड़के का नाम प्रियांशु था। उसने मेरे साथ काफ़ी बातचीत की और मुझे पसंद करके चले गए। अब माँ पिताजी बहुत ज़्यादा खुश थे। मैं एक बार कमरे में बैठी थी तो वह लोग मेरे कमरे में आए और कहने लगे कि बेटी, हम लोग बहुत खुश हैं और तुम्हारे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे इंसान हैं। इतने अमीर घराने से होकर भी वह दहेज की कोई मांग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनके संस्कार साफ दिखाई दे रहे हैं। तुम अपने ससुराल में कभी भी उन लोगों को कोई शिकायत का मौका मत देना। जैसे इस घर में हमेशा से ही खुशियां बिखेरती आई हो और हमेशा से ही हम लोगों का सर गर्व से ऊंचा किया है, ऐसे ही ससुराल में करना। तभी मैं माँ पिताजी के गले से लगकर रोने लग गई और कहने लगी कि मुझे नहीं जाना। मेरे पिताजी कहने लगे कि बेटा, यह तो दुनिया का दस्तूर है, एक ना एक दिन लड़की को ससुराल तो जाना ही पड़ता है। और तू वैसे फिक्र मत कर, कौन सा दूर है, इसी शहर में तो तुम्हारा ससुराल है और इतने बड़े घराने से हैं, उनके तो मोटर गाड़ियां भी बहुत ज्यादा है। तुम्हारा जब कभी मन करे तो किसी भी ड्राइवर को लेकर हम लोगों से मिलने आ जाया करना। अब मैं माँ पिताजी की इन बातों से सहमत हो गई और ऐसे ही दिन निकलते गए। खैर, अब मेरी शादी भी पक्की हो गई। 1 हफ्ते बाद ही हमारी शादी थी। मेरे ससुराल से कुछ आदमी आए और हमारे घर को सजाने लगे। तभी मेरे पिताजी ने पूछा कि आप लोग क्यों सजा रहे हैं? तभी उन्होंने कहा कि मालिक ने हम लोगों को भेजा है कि पूरे घर को सजाएं और हर तरह की जिम्मेवारी का खर्चा उन्होंने उठा लिया है। तभी मेरे पिताजी ने मेरे ससुर को फोन करते हुए कहा कि मैं कुछ पैसे उधार लेकर अपनी बेटी की शादी में इतना तो खुद कर लूंगा, आप लोग बेवजह फिक्र मत कीजिए। तभी मेरे ससुर ने कहा कि वह हमारी बहू नहीं बेटी है। फोन स्पीकर पर होने की वजह से मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था। अब मेरे मन को कुछ हल्का महसूस हुआ, क्योंकि जिस तरह मेरे ससुर बात कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि वह पिताजी के जैसे ही हैं। और जो मेरे मन में डर चल रहा था कि पता नहीं ससुराल के लोग कैसे होंगे, मैं वहां पर कैसे मैनेज कर पाऊंगी और माँ पिताजी के बगैर कैसे रह पाऊंगी, उन लोगों की यह अच्छी बातें मेरे मन को बहुत सुकून दे रही थी। अब मेरे चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी कि खैर, भगवान ने देर से ही सही, लेकिन हम लोगों की झोली में खुशियां जो डाल दी है। ऐसे ही हमारी शादी का दिन आ गया और बड़ी ही धूमधाम से प्रियांशु और मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मेरे ससुराल में सारी रस्मों रिवाजों के साथ मुझे प्रियांशु के साथ अपने कमरे में भेज दिया गया। हम लोगों ने अपने नए जीवन की शुरुआत करने से पहले एक दूसरे के साथ बातें की। तभी प्रियांशु के पास फोन आया और वह कहने लगे कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है, इसलिए तुम आराम से सो जाओ। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि हर लड़के का इस दिन के लिए इंतजार होता है और अपनी पहली रात को यूं ऐसे छोड़कर प्रियांशु किस काम के लिए जा रहा है। इतना भी क्या जरूरी काम है कि वह मेरे साथ समय बिताने की बजाय उस काम पर ध्यान दे रहे हैं। खैर, कुछ देर तक तो मैं अपने मन में ही सवाल कर खुद ही जवाब दिए जा रही थी और मेरे मन को बहुत भारीपन भी महसूस हो रहा था कि पता नहीं कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि इतने बड़े लोग हैं, बड़े बड़े कारोबार चलते हैं, हो सकता है कोई काम आ गया होगा। और वैसे भी हम दोनों पति पत्नी हैं, हम दोनों के बीच इन छोटी छोटी बातों को लेकर कोई भी मनमुटाव नहीं होना चाहिए। अगर प्रियांशु को किसी काम के सिलसिले में बाहर भी जाना पड़ता है तो मुझे ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह हम लोगों के लिए ही कमा रहे हैं। और वैसे भी इतने सारे पैसे जो जोड़े गए हैं और इतने बड़े बड़े कारोबार चलते हैं, वह काम करने से ही चलते हैं। खैर, मैं वहीं पर पड़े पानी को पीकर मन में यही सब सोचने लगी कि मैं बेवजह उनके ऊपर ऐसे गुस्सा हो रही हूँ, वह तो काम के सिलसिले में ही जा रहे हैं। खैर, यह सब सोचते सोचते पता नहीं मेरी कब आंख लग गई। सवेरे प्रियांशु ने जब मुझे उठाया तभी मुझे पता चला कि मुझे आज उठने में देरी हो गई है। दरअसल शादी की भाग दौड़ में मैं इतना थक गई थी कि मेरी आंख भी नहीं खुल रही थी। तभी प्रियांशु ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम ऐसे हड़बड़ाओ मत, जल्दी से तैयार होकर नीचे चली जाना।
वैसे भी हम लोग सभी देरी से ही उठते हैं, लेकिन सब लोग उठे उससे पहले मैंने तुम्हें उठा दिया। अब तैयार होकर नीचे चले जाना, नौकर नाश्ता बना रहे हैं। तभी मैंने प्रियांशु से कहा कि आज तो मेरा ही ससुराल में पहला दिन है, तो रसोई का काम तो मुझे ही करना चाहिए। तभी प्रियांशु ने कहा कि हम लोग इन रस्मों पर विश्वास नहीं करते हैं, बस हम लोगों ने तो शुरू से ही नौकरों से काम करवाते आए हैं। आज तक हमारा हर काम नौकर चाकर ही करते हैं, इसीलिए तुम भी किचन में काम के लिए मत जाना। बस कोई ज़रूरत हो तो सीधा नौकरों को ही बोल देना, वह तुम्हारे कमरे में ही हाजिर कर देंगे। खैर, मैं बिना कुछ बोले सीधा बाथरूम में नहाने के लिए चली गई और तैयार होने के बाद जब नीचे जाकर देखा तो कोई भी उठा नहीं था। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नौकरों की हेल्प कर देती हूँ। वैसे भी मैंने आज तक कभी भी बैठे बिठाए कुछ भी नहीं खाया है। सब कुछ हमारे घर में तो काम करने के बाद ही होता था, और जब भी कुछ खाने का मन होता था तो हम लोग तो खुद ही बनाकर खाते थे, यूं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते थे। तभी मैं किचन में गई तो सब नौकरों ने मेरे आगे नज़र झुका ली और मुझे नमस्कार करने लगे। मैंने उन लोगों के सामने हाथ जोड़े और कहा कि इतना आदर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो मैं मालकिन हूँ और ना ही आप नौकर। आप इंसान हो और मैं भी इंसान हूँ। बस तभी वह लोग कहने लगे कि मालकिन आपका दिल बहुत अच्छा है, लेकिन जो इस घर में हमेशा से होता आया है हम लोग वही कर रहे हैं। तभी उनमें से एक नौकर बोला कि हाँ, जब सवेरे उठकर मालिक लोग आते हैं तो हम लोगों को उनके सामने नतमस्तक होना पड़ता है, इसीलिए हम लोग आपके सामने भी हो गए। तभी मैं उनके सामने मुस्कुराई और खुद कुछ बनाने में लग गई। तभी उन लोगों ने मेरे हाथ से सामान ले लिया और कहा कि आप बाहर चले जाइए। अगर आपको किसी ने हमारे साथ काम करते हुए देख लिया तो हम लोगों की नौकरी पर बनाएगी। तभी मैंने उन लोगों पर दया कर ली, क्योंकि वह बहुत ज्यादा ही मिन्नतें कर रहे थे। मैं बाहर आकर नाश्ते के टेबल पर बैठ गई। तभी मेरे सास ससुर उठकर आ गए। मैंने उन लोगों के पांव छुए और वह भी नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद प्रियांशु भी तैयार होकर नीचे आ गए। तभी मेरे ससुर प्रियांशु से कहने लगे कि क्यों भाई, आज लेट हो गए काम पर जाने के लिए। तभी प्रियांशु कहने लगे कि हाँ पापा, कल रात थोड़ा देरी से आया था तो हो गया, वैसे भी अभी चला जाऊंगा नाश्ता करके। फिर इतने में नौकर लोग नाश्ता लेकर आ गए। हम लोगों ने नाश्ता किया और मैं अपने कमरे में चली गई। अब रात का समय हुआ, सब लोगों ने खाना खा लिया, लेकिन प्रियांशु अभी तक नहीं आए। मैंने प्रियांशु को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए मैं सवेरे ही आ पाऊंगा, तुम खाना वगैरह खाकर सो जाना। अब तो मुझे और भी अजीब सा लगने लगा, क्योंकि हमारी शादी को पूरे 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन मैंने तो प्रियांशु को ठीक तरह से देखा तक नहीं था। ऐसा भला कैसे हो सकता है कि कोई लड़का अपनी नई नवेली दुल्हन से इतना दूर रह सकता है? चाहे कितना भी ज्यादा काम हो, लेकिन एक लड़का अपनी शादी की पहली रात तो अपनी बीवी के साथ ही बिताता है। लेकिन मैंने जैसे तैसे उनकी मजबूरी को समझ लिया, लेकिन आज फिर से प्रियांशु ने ऐसा बोल दिया। भला ऐसा भी क्या काम था? आज फिर मैं यही सब सोचते सोचते सो गई और सवेरे जब उठकर देखा तो प्रियांशु नहा धोकर तैयार हो रहे थे और फ़ोन पर कुछ बातें कर रहे थे। मैं भी तैयार हो गई और फिर मैंने प्रियांशु से पूछा कि आपका ऐसा क्या कारोबार चलता है कि आपको रात को भी काम करना पड़ता है? मेरा ऐसा सवाल सुनकर प्रियांशु एकदम से घबरा से गए। तभी वह अपनी जुबान को लड़खड़ाते हुए बोलने लगे कि बहुत से बिजनेस है हम लोगों के, तो अब एक एक करके तुम्हें कैसे बताऊं, क्योंकि मैं वैसे भी लेट हो रहा हूं। कभी फुर्सत में बताऊंगा कि मैं क्या काम करता हूं। इतना बोलते ही प्रियांशु हड़बड़ाहट में कमरे से बाहर चले गए। मैं उन्हें पीछे से आवाज देती ही रह गई कि नाश्ता तो करके चले जाइए, लेकिन उन्होंने सामने से कोई जवाब नहीं दिया। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि वह मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह वह बात कर रहे थे उनसे साफ नजर आ रहा था कि वह कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहे हैं। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बात क्या है। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी सासू माँ से ही पूछ लूंगी।
तभी नाश्ते के टाइम जब सास ससुर और मैं बैठी थी तो मैंने अपनी सासू माँ से पूछा कि मेरी शादी को अब तो कितने दिन हो चुके हैं, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि आप लोग बिजनेस किस काम का करते हो और प्रियांशु भी रात भर काम में लगे रहते हैं। तभी मेरे सास कहने लगी कि बेटा, ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, इसलिए तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी हो तो बताना, बैठे बिठाए तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, बस ऐस करो, तुम्हें इन सब से क्या मतलब। तभी मुझे उनकी भी बातें कुछ अटपटी सी लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसे क्यों बोल रही हैं। खैर, फिर मैंने सोचा कि मैं बेवजह इन लोगों से सवाल जवाब नहीं कर सकती। कहीं इन लोगों को बुरा लग गया तो माँ पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं माँ पिताजी से मिलकर आ जाती हूँ। थोड़ी देर बाद में अपनी सास ससुर के कमरे में गई और उनसे बोली कि मुझे अपने माँ पिताजी से मिलना है। तभी मेरी सास बोली कि इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, बाहर इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है, जो मन करे वह गाड़ी लेकर चली जाओ, और ड्राइवर भी बहुत से बैठे हैं, एक ड्राइवर को ले जाओ और उन लोगों से मिलकर आ जाओ। तभी मेरी सास ने कुछ पैसे मेरे हाथ में थमाते हुए कहा कि जाते हुए उन लोगों के लिए कुछ चीज़ें भी लेकर चले जाना। तभी मैंने सासू माँ के और ससुर जी के पैर छुए और अपने पीहर की ओर निकल पड़ी। वहां जाकर माँ पिताजी से मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। कुछ देर बातें करने के बाद माँ ने पूछा कि आखिर जमाई राजा क्यों नहीं आए हैं। तभी मैंने उनसे कहा कि पता नहीं, उन्होंने तो मेरे साथ भी टाइम नहीं बिताया है, वह तो बस दिन भर और रात भर काम में ही लगे रहते हैं। तभी पिताजी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, जो तुझे सुख सुविधा तेरे ससुराल में मिल रही है वह काम की वजह से ही मिल रही है। जब जमाई राजा इतनी मेहनत करते हैं तभी तुम लोग ऐसे बैठे बिठाए इतनी मौज में खा रहे हो। तभी मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि ठीक है, अब मैं चलती हूँ, और उन लोगों से मिलकर मैं वापस आ गई। जब मैं घर पर वापस आई तो नौकरों से पता चला कि कल प्रियांशु का जन्मदिन है। दरअसल मुझे तो पता भी नहीं था कि प्रियांशु का जन्मदिन कब आता है। तभी मैंने कुछ नौकरों को बात करते हुए सुना कि कल तो बहुत ज़्यादा काम रहेगा, क्योंकि छोटे मालिक का जन्मदिन जो है। तभी मैंने एक नौकर से पूछा कि जन्मदिन किसका है। तभी उसने कहा कि छोटे मालिक, यानी कि आपके पति का कल जन्मदिन है। मैंने सोचा कि आज रात को 12 o'clock बजे मैं प्रियांशु की फैक्ट्री में जाकर ही उन्हें जन्मदिन की बधाई दे दूंगी और उनके साथ कुछ समय अकेले में गुजार लूंगी। तभी मैंने नौकरों से और इधर उधर से पता किया कि हम लोगों का कारोबार कहाँ पर है, और तभी मुझे पता चला कि प्रियांशु रात भर फैक्ट्री में ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर काम जो चलता रहता है। तभी मैंने रात की 12 o'clock बजे से पहले ही केक वगैरह मंगवा लिया और रात को 12 o'clock बजे से पहले ही गाड़ी लेकर प्रियांशु की फैक्ट्री की ओर चल पड़ी। लेकिन मैं तो छुपते छुपाते जा रही थी कि कहीं प्रियांशु को भनक ना लग जाए कि मैं फैक्ट्री में आ रही हूँ, क्योंकि मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी। मैं जैसे ही फैक्ट्री के अंदर गई तो मुझे कुछ चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आखिर ये आवाज़ किस चीज़ की थी? और यह फैक्ट्री तो लकड़ी के गेट बनाने की थी, तो इसमें लड़कियों के चिल्लाने की आवाज़ कैसे आ सकती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने वहाँ पर जाकर एक कमरे में धीरे से जाकर देखा तो वहाँ पर कुछ लड़कियां जो इतनी हसीन थीं कि हर कोई उन्हें देखकर चकरा जाए। लंबे घने बाल और काली आंखों वाली इतने सफ़ेद रंग की लड़कियां बिल्कुल ही छोटे कपड़ों के अंदर वहाँ घूम रही थीं और उनका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस फैक्ट्री में इतनी रात को क्या कर रही हैं, लेकिन मुझे वहाँ प्रियांशु कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अब तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि एक तो फैक्ट्री में लड़कियां, ऊपर से उनके चिल्लाने की आवाज़ें, और प्रियांशु का यूं रात भर फैक्ट्री में रहना। मैं बिना कुछ बोले सीधा केक वापस से लेकर आ गई और केक फ्रिज में रखते हुए कमरे में चली गई। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग रही थी कि ज़रूर कुछ तो है जो प्रियांशु हम लोगों से छुपा रहे हैं। मुझे सारा माजरा जानना ही था, लेकिन मैं यूं जाकर सीधा ही प्रियांशु से यह बातें नहीं कर सकती थी, क्योंकि प्रियांशु वैसे भी गुस्से वाले थे
और यूं मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं इतने बड़े घराने के लड़के के साथ यूं सवाल जवाब कर लूं। लेकिन मैं इतना जान चुकी थी कि उन लड़कियों के साथ ज़रूर कुछ गलत हो रहा है और इस सब चीज़ों का मुझे भनक तक नहीं लग रही है। तभी दूसरे दिन प्रियांशु का जन्मदिन मनाने के बाद प्रियांशु काम का बोलकर जब घर से बाहर निकले तो मुझे पूरा शक हो गया था कि ज़रूर यह फैक्ट्री में जा रहे हैं। आज मुझे इनका पीछा करना चाहिए और सारा कुछ देखना चाहिए। आखिर मैं भी तो जानूं कि ऐसा क्या काम करते हैं। और यूं उस फैक्ट्री का जो मैंने उस दिन हाल देखा था, उसके बाद तो पूरा सच मुझे जानना ही था। तभी मैंने अपना फ़ोन उठाया और अपने दूर के अंकल जो पुलिस में थे उनको सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर कुछ ऐसी गड़बड़ लगे तो हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तभी फैक्ट्री से कुछ दूरी पर वह लोग छुप कर बैठ गए और मैं प्रियांशु का पीछा करते हुए फैक्ट्री के अंदर चली गई। वहां जाकर मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि प्रियांशु उन 7 लड़कियों के साथ जबरदस्ती करे रहे हैं। अपनी सिगरेट को जलाकर सिगरेट पीने के बाद उन लड़कियों के गालों पर से उस सिगरेट को बुझा रहे हैं। कभी उनके बाल नोचते हैं तो कभी उन्हें लातों से मार रहे हैं, तो कभी उन लोगों के कपड़ों को उतार कर उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझसे तो जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। कोई इंसान इतना जुल्मी कैसे हो सकता है और यूं इस कदर उसका दिल इतना पत्थर का कैसे हो सकता है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं जिस लड़के के साथ शादी करके इस घर में आई थी वह इतना जुल्मी है। इतना जुल्म तो आज तक शायद शैतान ने भी नहीं किया हो। तभी मुझसे रहा नहीं गया और मैं झट से उस कमरे के अंदर चली गई। मुझे अचानक वहां देखकर प्रियांशु के गुस्से का कुछ ठिकाना ना रहा। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने चिल्लाते हुए मुझसे पूछा कि तुम यहां क्या कर रही हो, वह भी इतनी रात को। तभी मैंने कहा कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह क्या है। तभी प्रियांशु से बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। जैसे ही उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया तभी फैक्ट्री का दरवाज़ा खुला और पुलिस अंदर आ गई। यूं अचानक पुलिस को देखकर प्रियांशु भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और जोर से एक तमाचा दे मारा। उसके बाद पूरी सच्चाई उगलने को कहा। तब प्रियांशु ने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा कि मुझे माफ कर दो, यही हम लोगों का बिजनेस है। यूं लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर इस कदर फैक्ट्री में रखता हूं और उनके साथ मन भरकर जुल्म करता हूं और मारपीट करता रहता हूं। जब एकदम से मेरा मन भर जाता है तो उन्हें विदेश में बेच देता हूं और मोटी रकम कमा लेता हूं। उसके बाद फिर से और लड़कियों को यहां पर ले आता हूं। इस कदर मेरा धंधा चलता रहता है। जो बातें प्रियांशु बता रहे थे उन्हें सुनकर तो मेरे होश ही उड़ जा रहे थे। पता नहीं उन लड़कियों ने आज तक क्या क्या बर्दाश्त किया होगा। मुझे तो उन लोगों की हालत देखकर इतनी दया आ रही थी, मानो मैं अपनी जान दे दूं। लेकिन जैसे तैसे मैं उन लड़कियों के पास गई और उनके सामने हाथ जोड़ लिए। तभी उनमें से एक लड़की अपनी आंखों को भरते हुए बोली कि दीदी, आपने जो आज हम लोगों पर उपकार किया है वह तो शायद किसी ने भी ना किया होगा, ना ही कोई कर सकता है। हम आपका धन्यवाद भी नहीं कर सकते। तभी मैंने उनके हाथ पकड़े और कहा कि मुझसे जो हो पाया मैंने कर दिया। तभी प्रियांशु को पुलिस लेकर जाने लगी और मेरे सास ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया और उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई, क्योंकि वह लोग भी इस काम में मिले हुए थे। उसके बाद अब मैं पूरी हवेली की मालकिन बन चुकी थी। अपने माता पिता को भी मैं इस घर में ले आई और उन लड़कियों को कुछ हवेली की ज़मीन जायदाद बेचकर अच्छे अच्छे बिजनेस शुरू करवा दिए। अब वह अपने काम में तरक्की हासिल कर रही है और मैंने अपनी उम्र अपने पिताजी को सौंप दी और उनकी सेवा में लगी रही, और जो भी धन कमाती थी वह गरीबों में बांट देती थी। अब मुझे अपने ऊपर गर्व हो रहा था कि मैं उन माँ पिता की बेटी हूँ जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए, और मैं यूं इन लड़कियों की जान बचाकर मैं खुद पर गर्व महसूस कर रही थी। यह सब सोचते सोचते मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। धन्यवाद। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।